आज मैं बात करने वाला हूं आपसे जलियांवाला बाग के बारे में। सही मायनों में कहें तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में। मानव जाति के सबसे बड़े अत्याचार को माना जा सकता है जलियांवाला बाग के नाम से। जलियांवाला बाग पंजाब के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर है, हरमिंदर साहब मंदिर है, वहां से मुश्किल से 1 या 1.5 किलोमीटर की जगह है। तो वीडियो शुरू करते हैं। 13 अप्रैल को वैसाखी का दिन था और हिंदू सिख बड़ी मात्रा में जलियांवाला बाग के आसपास एकत्र हुए थे। स्वर्ण मंदिर सब लोग जाते हैं, वहां से जलियांवाला बाग 1.5 किलोमीटर दूर था, वहां भी लोग थे। यह माना जाता है कि दोपहर 1-1.5 बजे तक वहां लगभग 20,000 लोग इकट्ठा थे। रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए भी कुछ लोग वहां पर एकत्र थे, लेकिन उन सबको ये नहीं माना जा सकता कि वो सारे लोग जो 20,000 इकट्ठा हुए थे वो सिर्फ रॉलेट के लिए इकट्ठा हुए थे। उसमें बहुत सारे लोग ऐसे थे जो वैसाखी का मेला देखने के लिए वहां पर आए हुए थे। उन्हें लगा कि यहाँ पर कुछ उपयोगी बातें हो रही हैं, तो वो भी वहीं जम गए। 4:30 बजे के करीब उस समय के पंजाब के सैन्य गवर्नर रेजिनॉल्ड डायर एक जीप में आते, 3 लोग उनके साथ होते हैं, एक तोप होती है और लगभग 50 सैनिक होते हैं। जी तोप को जलियांवाला बाग में अगर कभी आप जाएं तो वहां पर देखिएगा कि सिर्फ एक ही गेट है, एक संकरा सा गेट, और 2-3 छोटे छोटे गेट हैं, लेकिन जो मेन गेट है वो भी इतना बड़ा है कि उसमें 3 लोग साइड बाय साइड नहीं चल सकते। उसे तोप लगाकर बंद कर दिया जाता है। जैसे नाजियों ने गैस चैम्बर बनाए थे, जनरल डायर ने एक गोली चैम्बर बनाया था, बुलेट चैम्बर बनाया था, यानी कि बाहर जाने के रास्ते बंद। वो जीप से उतरे और अगले 30 सेकंड में उनके मुंह से सिर्फ एक शब्द निकला, फायर। पंजाब रेजिमेंट और पठान रेजिमेंट के लोग वहाँ पर नहीं लगाए गए थे, वहाँ लगाए गए थे बाहर के लोग, ऐसी रेजिमेंट के लोग जिनका पंजाब से रिलेशन नहीं था। यानी कि डायर के दिमाग में चल रहा था कि अगर लोकल आर्मी आपने लगाई तो उससे हो सकता है कि कुछ सहानुभूति जनता के साथ हो। बहरहाल 303 राइफलों के साथ फायरिंग शुरू हुई। अमेरिका में भारत के राजदूत रहे हैं डॉक्टर नवदीप सरना। उन्होंने जलियांवाला बाग के बारे में बहुत रिसर्च की है, बहुत मेहनत की है। उन्होंने बताया कि ये राइफलें 303 बुलेट का यूज करती थी, जो लगभग 3000 गज तक फायर करती थी। 3000 गज तक फायर करना अलग बात है, वहां तक घातक फायर करती थी, मार सकती थी। और ये पूरी जगह सिर्फ 1.5 एकड़ की थी, यानी कि वो 50 सैनिक फायर सुनने के बाद जो गोलियां चला रहे थे वो मुश्किल से 300 फीट की दूरी तक चला रहे थे, पॉइंट ब्लैंक डिस्टेंस। यानी कि सिर्फ इसलिए गोली चलाई जा रही थी कि मारना है, इसलिए नहीं कि डराना है। अगले 10 मिनट तक गोलियां चलती रही। ब्रिटिश सरकार कहती है कि लगभग 1650 गोलियां चली। हम नहीं जानते कितनी गोलियां चली, लेकिन इतनी गोलियां चली कि हजारों लोग मर गए। लाशों के एक के ऊपर एक ढेर लग गए। कोई बाहर जाने का रास्ता नहीं था। 10-10 फीट ऊंची दीवारें थीं। लोग बाग बेतहाशा भाग रहे थे, बदहवास भाग रहे थे। गोलियां लगातार चल रही थीं और लोग बाग कोशिश कर रहे थे कि वो एक के ऊपर एक चढ़ के दीवार फांद के भाग जाएं। जिधर भीड़ इकट्ठा हो जाती थी, डायर उधर ही इशारा कर देते थे कि इधर गोली चलाओ। उधर नहीं चलानी जहां कम लोग हैं, उधर चलाओ जहां ज्यादा जगह है। पूरा मैदान बिछ गया। लोगों ने लेट कर बचने की कोशिश की। एक कुआं था, आप अंदाजा लगाइए कि उस कुएं से बाद में 250-300 लाशें निकाली गई। कितने लोग उसमें कूद गए उन गोलियों से बचने के लिए। चारों तरफ वहां पर खून फैला हुआ था। 10 मिनट में दुनिया का सबसे बड़ा अत्याचार निर्दोष लोगों पर किया गया, जिसमें बच्चे भी थे, बूढ़े भी थे, जवान भी थे, महिलाएं भी थीं, पुरुष भी थे, सभी तरह के लोग थे। और 10 मिनट बाद डायर साहब वहां से अपनी गाड़ी लेकर निकल जाते हैं और पूरे अमृतसर में ऐलान कर दिया जाता है कि कोई भी इन लोगों को पानी नहीं देगा, इन्हें इलाज नहीं देगा, घर नहीं ले जाएगा। जो जलियांवाला बाग में गया वो सरकार का गद्दार। आपको लगता है कि किसी भी व्यक्ति की हिम्मत हुई होगी जलियांवाला बाग में जाने की? कोई नहीं जा पाया। पूरा अमृतसर जागता रहा रात भर और बिल्कुल सुनसान, कोई भी सड़क पर नहीं आया। एक जगह जहां एक मिशनरी को पीटा गया था 2-3 दिन पहले, वहां जो भी इंडियंस मिल गए, हिंदू कहना गलत है, जो भी इंडियंस मिल गए उन सबको घुटनों के बल चलाया गया। ये दिखाने के लिए, ये अपमानित करने के लिए कि अगर आप किसी भी मिशनरी को पीटने की कोशिश करोगे या सत्ता से टकराने की कोशिश करोगे तो आपका क्या अंजाम हो सकता है। आपको मार दिया जाएगा, आपको घुटनों के बल चलाया जाएगा, आपको अपमानित किया जाएगा।
बहुत सारे लोगों को लगता है कि जलियांवाला बाग एक स्पॉन्टेनियस घटना थी जो अचानक हो गई। ऐसा नहीं था। पूरे शहर में धारा 144 लागू थी। केवल जलियांवाला बाग पर 144 नाम का कोई पोस्टर नहीं था। इंस्पायर किया गया था लोगों को कि आप चले जाओ जलियांवाला बाग में। लोगों को नहीं मालूम था। दूर दूर से लोग आते हैं स्वर्ण मंदिर में उस दिन, बैसाखी के दिन। उन्हें क्या मालूम था 144 धारा लगी हुई है। सबको जाने दिया गया, किसी को नहीं रोका गया। भीड़ इकट्ठा होने की कोशिश की गई। पूछा जा सकता है कि भाई आप सुबह 12 बजे से क्या कर रहे थे, 10 बजे से क्या कर रहे थे, आपने 4:30 बजे तक का वेट क्यों किया जब वहां पर 20,000 आदमी इकट्ठा थे। अगर पंजाब में मार्शल लॉ लगा हुआ था तो मार्शल लॉ तो सुबह से लगा हुआ था, क्यों नहीं कोशिश की गई रोका जाए? क्योंकि जनरल डायर खुद चाहते थे कि वहां भीड़ इकट्ठा हो। उनका उद्देश्य सबक सिखाना था, जनता को डराना नहीं था। जनरल डायर का जन्म हिंदुस्तान में हुआ था। वो हिंदी भी जानते थे, उर्दू भी जानते थे, पंजाबी भी जानते थे। और सिर्फ 3 दिन पहले उन्हें अमृतसर की जिम्मेदारी दी गई। वो वहां थे ही नहीं पहले, तो उन्हें प्री प्लान वहां भेजा गया था। बहुत सारे लोगों को लगता है, मैं इस बारे में बाद में चर्चा करूंगा, कि जनरल डायर ने जो किया वो स्पॉन्टेनियस था, उनकी एक्टिविटी थी। ऐसा नहीं था। मैं ये कहता हूं कि ये ब्रिटिश सरकार की करनी थी। जनरल डायर तो सिर्फ उनका एक मोहरा थे। एक घटना इसमें बड़ी महत्वपूर्ण है। एक महिला है डॉक्टर किश्वर देसाई। उन्होंने एक उपन्यास इसके ऊपर लिखा, एक बुक लिखी है कि आखिर उस दिन क्या हुआ। उन्होंने एक रत्ना देवी महिला वहां पर अपने पति के साथ आई हुई थी, जिनकी मौत हो गई थी इसी गोलीबारी से। उनकी डेड बॉडी वहीं पर पड़ी हुई थी। उन्होंने एक दूसरे व्यक्ति से कहा जो उस समय जिंदा था कि मेरे पति की लाश को थोड़ा किनारे लगा दो और मुझे एक डंडा ला के दे दो। डंडे का कारण यह था कि जब कोई वहां जाएगा नहीं और वहां पर इतनी सारी डेड बॉडी पड़ी हुई है, तो जो जंगली कुत्ते थे, आवारा कुत्ते थे, वो वहां पर आ गए थे। और अप्रैल का महीना था, गर्मी हो रही थी, तो वो बेचारी महिला रात भर वहीं बैठी रही। ये फैक्ट है, ये कोई कहानी नहीं है। वो महिला रात भर डंडा लेके बैठी रही कि कम से कम सुबह तक तो मेरे पति की लाश सुरक्षित रहे। और उस दुनिया की महान उदारवादी सरकार के सेना ने, जो अपने आप को दावा करती है, एक 8 साल के बच्चे को भी वहां गोली मारी थी। उस बच्चे ने उस महिला से कहा था, मुझे छोड़ के मत जाओ। रात के 8 या 9 बज रहे थे, तो उस महिला ने कहा कि बेटा मैं रात में कहाँ जाऊंगी, मेरा तो पति यहीं मरा पड़ा है। और आपको ये सुन के दुख होगा कि वो बालक रात में 9-10 बजे के करीब मर गया, क्योंकि उसके भी गोली लगी हुई। आप सोचिए कि एक बालक खुले आसमान के नीचे, जहां सैकड़ों लाशें चारों तरफ पड़ी हुई हैं, बगैर इलाज के, बगैर पानी के मर जाता है। और ब्रिटिश सरकार कहती है कि हम दुनिया का सबसे उदारवादी चेहरा। ये जलियांवाला बाग की सच्चाई थी। ब्रिटिश सरकार ऑफिशियली मानती है कि उस दिन 379 मौत हुई, लेकिन बहुत सारे लोगों का मानना है, जिसमें कांग्रेस कमेटी भी थी जो उस समय, जिन्होंने बाद में रिसर्च की, पता लगाया कि उस दिन हजारों मौतें हुई। बहुत सारे लोग घर जाकर मरे, कोई हॉस्पिटल नहीं गया, क्योंकि हॉस्पिटल जाने का मतलब था कि उन पर दोबारा से उत्पीड़नात्मक कार्रवाई होती, तो कोई हॉस्पिटल नहीं गया। अगर किसी के थोड़ी बहुत चोट थी, जो घर पे अगर ठीक हो गया गोपनीय रूप से तो ठीक है, नहीं तो वो घर जाके मर गया। कोई मुआवजा तो सरकार को देना नहीं था, कोई सजा तो मिलनी नहीं थी किसी को उसके लिए, तो कोई सरकार के पास नहीं गया ये कहने के लिए कि भी मेरे घर में किसी की मौत हुई है। तो हजारों लोग मरे। अगले दिन जाकर परमिशन दी गई कि आप वहां से डेड बॉडीज को हटा सकते हैं। ये जलियांवाला बाग की सच्चाई। आखिर ये क्यों करा गया? ब्रिटिश सरकार ने लंबे समय तक इसके बारे में कोई जांच करने की कोशिश नहीं की। आप सोचेगा कि अप्रैल में यह घटना हुई और जो जांच स्टार्ट हुई वो अक्टूबर-नवंबर में जाके हुई। एक हंटर कमीशन बनाया गया एक रिटायर्ड जज की उपस्थिति में, और वो भी इसलिए बनाया गया क्योंकि धीरे धीरे वहां से घटनाएं छन के दुनिया में पहुंच रही थी, ब्रिटिश की इमेज पर प्रभावित हो रही थी। आप एक तरफ दावा करते हैं कि हम नाजियों से बेटर हैं, हमने तो नाजियों से दुनिया को बचाया। सही बात यह है, जैसे मैंने शब्द यूज किया बुलेट चैम्बर, उसे बुलेट चैम्बर बनाया गया था, वो बना नहीं था, बनाया गया था। जगह डिसाइड की गई थी कि जलियांवाला बाग चूंकि एक ऐसी जगह है जहां से कोई निकल के नहीं जा सकता, तो ये जगह बेस्ट है। सरकार बौखलाई हुई थी। बहरहाल हंटर कमीशन के सामने जनरल डायर ने अपनी गलती मानने से मना कर दिया। उनका कहना था कि मार्शल लॉ लगा हुआ था, मेरे आदेश थे कोई घर से बाहर निकलेगा तो मैं गोली मार दूंगा, मेरी फौज गोली मारेगी। मैंने अपनी ड्यूटी निभाई, मैंने तो ब्रिटिश सत्ता को बचाया, नहीं तो ब्रिटिश सत्ता खत्म हो जाती। उनसे हंटर कमीशन ने पूछा कि क्या आपने लोगों को चेतावनी दी? उन्होंने साफ मना कर दिया कि मैंने चेतावनी नहीं दी, क्योंकि मैं उन्हें मारने गया था। ये ऑन द रिकॉर्ड है, मैं नहीं कह रहा हूँ। उन्होंने कहा मैं उन्हें मारने गया था। उनसे पूछा गया कि क्या आपने उन लोगों को चिकित्सा सुविधा देने की कोशिश की जो लोग घायल हो गए थे? उन्होंने कहा यह मेरा काम नहीं था। अगर उनमें से कोई हॉस्पिटल जाता तो हो सकता है उसे इलाज मिल जाता। आपको लगता है कि सरकार के खिलाफ जाके कोई भी हॉस्पिटल, उस समय जाहिर सी बात है सब सरकारी हॉस्पिटल ही रहे होंगे, और कितने रहे होंगे, उनमें कोई इलाज कराने जाता? उन्होंने साफ मना कर दिया, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं थी, मेरी जिम्मेदारी ब्रिटिश सत्ता को बचाने के नाम पर सिर्फ गोली चलाने की थी। वो लोग ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ने के लिए वहां इकट्ठा हुए थे।
अपने षड्यंत्रों को उन्होंने नहीं बताया कि मैंने धारा 144 का लोगों को नहीं बताया, मैंने कोई कोशिश नहीं की लोगों को इकट्ठा होने से रोकने की। मैंने ऐसे लोगों की रेजिमेंट वहां लगाई जिनकी कोई सिंपैथी पंजाब के साथ नहीं थी, उन्होंने कुछ नहीं बताया। हंटर कमीशन ने माना कि जनरल डायर से गलती हुई। जनरल डायर के साथ साथ जो पंजाब के गवर्नर थे उनका नाम भी डायर जैसा ही था, माइकल ओ ड्वायर, उनकी भी गलती थी क्योंकि उन्होंने अप्रूव किया कि हाँ जनरल डायर ने ठीक किया था। तो हंटर कमीशन ने गलत माना कि आपने गलत किया। लेकिन आपको जान के दुख होगा कि दुनिया की जो सरकार दावा करते हैं कि वो दुनिया की सबसे न्यायप्रिय सरकार है, ब्रिटिश सरकार है, उसके बनाए हंटर कमीशन ने कोई सजा डायर के लिए निर्धारित नहीं की। सिर्फ ये कहा अब आप भारत में काम नहीं करेंगे। स्वास्थ्य आधार पर जनरल डायर वापस इंग्लैंड चले गए। इंग्लैंड की पार्लियामेंट में, हाउस ऑफ कॉमन्स में उन्हें कंडेम किया गया, आपने गलत किया। लेकिन कोई सजा हाउस ऑफ कॉमन्स ने भी उन्हें नहीं दी और निंदा प्रस्ताव भी वो लोग पारित नहीं कर पाए। जानते हैं क्यों? क्योंकि जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, जो सीनियर असेंबली है ब्रिटेन की, वो डायर के फेवर में खड़ी हो गई। उन्होंने कहा कि जो भी डायर ने किया वो ब्रिटिश सत्ता के लिए किया, उसका अपना क्या इंटरेस्ट था। तो पूरी किंगडम इकट्ठा खड़ा हो गई उस व्यक्ति के पीछे जो मानव जाति का सबसे बड़ा दुश्मन था, जिसे एक क्रांतिकारी में, एक चोर में, एक डकैत में, एक महिला में, एक पुरुष में, एक बच्चे में कोई अंतर नजर नहीं आया, जिसने बुलेट चैम्बर बना के दिखाया। सारा ब्रिटेन उसके पीछे खड़ा हो गया। कुछ लोगों ने विरोध भी किया, ऐसा नहीं कि सारे लोग खिलाफ थे, कुछ लोगों ने विरोध किया। तो आपको जानकर आश्चर्य होगा, बड़ा महान अखबार इंग्लैंड का अपने आप को मानता है मॉर्निंग पोस्ट, 26,000 पाउंड इकट्ठे किए गए जनरल डायर के लिए कि वो अपना बाकी जीवन आराम से गुजारे, शान से गुजारे। स्वास्थ्य कारणों से जनरल डायर ने मिलिट्री से रिजाइन किया। ब्रिटिश सरकार ने उनकी सैलरी उन्हें कंटिन्यूड दी, उन्हें पेंशन मिली और जब उनकी डेथ हुई 1927 में लकवा से, तो उन्हें सैनिक सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। यानी कि जनरल डायर पर कोई फर्क नहीं पड़ा, सिर्फ इस एक बात के अलावा कि वो भारत से ब्रिटेन लौट गए तुरंत। इसके अलावा कुछ नहीं, सब कुछ सामान्य रूप से चलता रहा। ये ब्रिटिश सरकार का चेहरा है। तो ये अगर डायर की गलती होती तो सरकार डायर के पीछे नहीं होती। क्योंकि सरकार की गलती थी, क्योंकि किंगडम की गलती थी, इसलिए सारी किंगडम डायर के पीछे खड़ी थी। आपने देखा है कभी कोई सरकार एक व्यक्ति को बैक करे? सरकार को व्यक्ति बैक करते हैं। तो जनरल डायर जिम्मेदार नहीं था, इसके लिए ब्रिटिश किंगडम जिम्मेदार थी, सरकार जिम्मेदार थी। सरकार को ही मैं यहाँ पर किंगडम कह रहा हूँ, जिन्होंने ये सब कुछ होने दिया। आप पाखंड देखिए ब्रिटिश सरकार का जलियांवाला बाग के लिए कि उन्होंने दुनिया का सबसे शर्मनाक कृत्य वहां पर किया और आज तक प्रिंस चार्ल्स भारत में आए, कैंटरबरी के और बिशप इंडिया में आए, इन लोगों ने अफसोस जताया है। हजारों लोगों को मारकर, निरीह मजदूर लोगों को मारकर आपने अफसोस जताया। कोई आधिकारिक माफी आज तक ब्रिटिश सरकार ने नहीं मांगी। जानते हैं क्यों? अगर वो माफी मांगेंगे तो वो हिटलर की श्रेणी में जाके खड़े हो जाएंगे। मांग उठेगी कि दुनिया में जितने उपनिवेश में आपने ऐसे अत्याचार किए हैं उन सब के लिए माफी मांगी। तो आज तक ब्रिटेन ने कभी इसके लिए माफी नहीं मांगी। हाँ, एक अफसोस जताने का झुंझुना जरूर भारत को दिया है कि हमें अफसोस है ऐसा हुआ। ब्रिटिश सरकार ने यह सब इसलिए किया क्योंकि वो एक रोलेट एक्ट यहाँ पर लाने वाले थे, यानी कि नो वकील, नो अपील, नो दलील। एक ऐसा एक्ट, एक ऐसा अधिनियम। ये जो बेसिकली जलियांवाला बाग में कांड हुआ, ये जो वहाँ पर लोग बाग इकट्ठा हुए, उसका कारण भी यही था कि रोलेट एक्ट का विरोध करना था। महात्मा गांधी जी भारत में लौट कर आ चुके थे, उन्होंने इसका तीव्र विरोध किया था रोलेट एक्ट का, क्योंकि इसमें किसी भी व्यक्ति को बगैर जज के सामने पेश किए हुए आप 2 साल तक जेल में बंद कर सकते थे। तो ये आंदोलन कुचलने का एक तरीका था। सरकार डरी हुई थी कि देश में 1857 जैसी क्रांति फिर से हो सकती है। वो ऐसी क्रांति ना हो, इसलिए देश को सबक सिखाने के लिए किया गया। और मुझे लगता है कि तत्कालीन ब्रिटिश सरकार खुश हुई होगी कि इससे देश दब गया, इससे भारत डर गया। लेकिन वो इस कानून को कभी लागू नहीं कर पाए। 1919 के बाद 1-1.5 साल के बाद ही उन्हें रोलेट एक्ट वापस लेना पड़ा। यानी कि जो सोचकर उन्होंने ये काम किया था वो फेल हो गया। और सबसे बड़ी बात, इस घटना के बाद भारत और ब्रिटेन के लोगों के बीच में, इन दोनों देशों के बीच में एक स्थायी दरार आ गई। डॉक्टर रविन्द्रनाथ टैगोर जैसे लोगों ने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। सुभाष चंद्र बोस के पिताजी जानकीनाथ बोस जी ने अपनी राय बहादुर की उपाधि लौटा दी। महात्मा गांधी को जितने अवार्ड मिले थे वो सब उन्होंने लौटा दिए। यहाँ तक कि महात्मा गांधी जी को लगता था कि अगर भारत में सेल्फ रूल लाना है तो उसमें ब्रिटिश की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। उनका ये मोहभंग ब्रिटेन से हो गया कि ब्रिटेन कभी भी भारत के लिए कुछ बेटर कर सकता है, कुछ सोच सकता है। वो समझ गए कि ये एक औपनिवेशिक चेहरा है, ये सिर्फ अधिनायकवाद का ही काम ले सकते हैं। और खुद ब्रिटिश को भी लग गया कि अब आपके भारत में गिने चुने दिन हैं। इस घटना के 28 साल बाद आखिर ब्रिटेन को भारत से जाना पड़ा। सब लोगों को लगता है कि 1947 की घटनाएं ऐसी थी, उस समय जो कुछ हुआ
उनकी वजह से ब्रिटेन बाहर गया, नहीं। अगर आप इतिहास को दोबारा से पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि जलियांवाला बाग वो दिन था, जो वहाँ पर घटना हुई वो थी कि जिसने भारत में ब्रिटिश सत्ता के पैर उखाड़ दिए। बस उसे उखड़ने में 28 साल लगे, इतना अंतर हो गया। लेकिन उस दिन ब्रिटिश सरकार ने अपना भाग्य खुद लिख लिया था। वो लोग मरे तो सही, लेकिन उन लोगों ने ब्रिटिश सरकार का भाग्य लिख दिया था कि अब आपके भारत में दिन गिने चुने। और जनरल डायर तो अपनी मौत चले गए, बच गए माइकल ओ ड्वायर। क्या वो बच गए? क्या उनका कुछ बिगड़ा? तो भारत में ऐसे वीर सपूतों की कमी नहीं थी जिन्होंने जलियांवाला बाग का काम निपटा के दिखाया। सरदार भगत सिंह इसी जलियांवाला बाग की उपज थे। उन्होंने वहां देखा था कि यहाँ क्या हुआ। और उनके साथ साथ एक और थे, सरदार उधम सिंह। सरदार उधम सिंह एक अनाथ थे और वो वहां पर उन घायलों को पानी पिलाने गए थे अगले दिन, जिन्हें चील गिद्ध नोच रहे थे, कुत्ते नोच रहे थे। उन्हें लग रहा था कि वहां कुछ घायल हो सकते हैं, तो वो उन्हें पानी पिलाने गए थे। तब उनकी आयु लगभग 12-13 साल की थी। उधम सिंह का जीवन का एक ही उद्देश्य था, माइकल ओ ड्वायर की हत्या की। और इस काम के लिए उन्होंने 20-22 साल इंतजार किया। पहले वो गदर पार्टी से जुड़े, क्रांतिकारी बने, उन्हें भारत में गिरफ्तार भी किया गया। गिर पड़कर किसी तरह से वो जर्मनी, अमेरिका पहुंचे और फाइनली वो ब्रिटेन पहुंचे। जब माइकल ओ ड्वायर एक कैक्स्टॉक्स हॉल में अपना सेमिनार दे रहे थे, मुझे नहीं मालूम कि वो भारत के बारे में दे रहे थे या किसी और चीज़ के बारे में दे रहे थे, तो उधम सिंह ने उन पर फायर किया। वहीं से बंदूक खरीदी और वहीं पर पूरे लंदन की छाती पर खड़े होकर उन्होंने माइकल ओ ड्वायर की हत्या की। आपको ये जान के आश्चर्य होगा, ये उस समय के रिकॉर्ड में लिखा हुआ है कि किसी अंग्रेज की हिम्मत नहीं पड़ी कि वो उधम सिंह को रोक ले। उनकी पिस्टल में और भी गोलियां थी, लेकिन उन्होंने हंसते हुए खुद अपना पिस्टल एक दूसरे ऑफिसर को दिया। उस ऑफिसर ने खुद कहा कि उसने मुझे पिस्टल दिया। उसने कहा कि डरो मत, मेरी तुमसे दुश्मनी नहीं है, मेरी दुश्मनी माइकल ओ ड्वायर से थी। बस ये बता दो कि मर गया या अभी बचा हो। ऐसे थे सरदार उधम सिंह। घर में जाके मारा, यानी कि जलियांवाला बाग की अंतिम संतति क्या हुई, अंतिम परिणाम क्या हुआ? भारत आजाद हुआ, माइकल ओ ड्वायर को लंदन में अपने घर में बैठ के मरना पड़ा। 40 दिन की भूख हड़ताल उधम सिंह ने जेल में की, लंदन के अंदर। पूरी दुनिया में इतनी बेइज्जती हुई ब्रिटिश सरकार की, जिसके आप अनुमान नहीं लगा सकते। उस समय का लिटरेचर पढ़िएगा तब आपको पता चलेगा। अल्टीमेटली उन्हें बहुत जल्दी फांसी दे दी गई। जानते हैं उस शहीद के अंतिम संस्कार के बाद उनकी अस्थियां कहाँ रखी गई हैं? इसी जलियांवाला बाग। तो ब्रिटिश सत्ता के लिए जलियांवाला बाग एक माध्यम था भारत को दबाने का, और भारत के लिए जलियांवाला बाग था भारत को उठाने का। तो जलियांवाला बाग को हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि जलियांवाला बाग एक नाइंसाफी का उदाहरण है, अत्याचार का उदाहरण है और भारत के उठ खड़े होने का उदाहरण। और उधम सिंह जैसे शहीदों को भी हमेशा याद रखिएगा, जिनकी वजह से आज हमारी स्वतंत्रता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नाम आपको ध्यान रहेगा हमेशा। हेलो।